लोगों को हमेशा एक्साइटमेंट प्रोडक्ट की तलाश होती है, लेकिन ऑटो सेक्टर में एक्साइटमेंट प्रोडक्ट्स की जो है आजकल भरमार है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकलिटी के लिए रेनो ने पिछले साल ही ऑफ़र करी थी ट्राइबर, जो कि एक प्रैक्टिकलिटी प्रोडक्ट जो है जाना जाता है रेनो के लिए, और रेनो के लिए वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट भी है। अब यहाँ पर जो रेनो है वो इससे जो है 5000 यूनिट हर महीने कम से कम निकाल रही है, लेकिन 5000 कभी 8000 यूनिट जो कि क्विड और ट्राइबर को मिक्स करके आ रही है। लेकिन ऐसा है कि सेल्स फिगर उनके लिए काफ़ी अच्छी है, मगर अभी भी कन्फ्यूज़न है लोगों के लिए कि ट्राइबर कहाँ पे जाके बैठती है, कहाँ पे इसकी सही पोजीशन है, कहाँ पे इसकी सही वैल्यू मिलती है। तो यही बातें जो है इस वीडियो में करेंगे। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स ड्राइव। ट्राइबर जो है वो 4 मीटर से थोड़ी छोटी है, यानी कि ये सब 4 मीटर जो है क्राइटेरिया के अंदर आती है। यहाँ पर रेनो ने इसे जो है क्विड के बेस के ऊपर बनाया है, लेकिन ऐसा है कि जो ट्राइबर है वो कहाँ पे जाके मेन स्टैंड आउट करती है, क्योंकि हमारे पास जो है या इंडियन मार्केट के अंदर जो है 7 सीट्स ऑप्शन वाले इस प्राइस टैग में लगभग 10 लाख के अंदर में, तो जो बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, यानी कि वो 11000 यूनिट बिकता है, मारुति सुजुकी का इको। वो बहुत पहले से अवेलेबल है, जो कि एक ज़्यादा कमर्शियली यूज़ हो पाता है, लेकिन उसके अंदर वो फीचर्स नहीं है। वो बहुत ही बेसिक गाड़ी है, बहुत ही नॉर्मल गाड़ी है। और एक जो थी अर्टिका, और उसके बीच में जितनी भी गाड़ियाँ आई वो सब जा चुकी हैं। इस वक्त मौजूद है एक तो इको या तो अर्टिका। तो अर्टिका के पास अगर आपको जाना है तो आपको अच्छे खासे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं इको को अगर आप देखा जाए तो इको के अंदर आपको जो है टॉप मॉडल के अंदर लगभग 5-5.5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है इको का, वो तो लोगों को पसंद आ ही रहा था। लेकिन फिर रेनो ने सोचा क्यों ना हम जो है सब 4 मीटर क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए और क्विड के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए क्यों ना उसको फुल फ्लैज एक गाड़ी बनाया जाए जिसके अंदर 7 सीटिंग का ऑप्शन हो, और यहाँ पर आपको वो सारे जो तमाम एक प्रैक्टिकलिटी के लिए फ़ीचर चाहिए होते हों, यानी एक प्रैक्टिकलिटी के लिए जगह अंदर के लिए वो यहाँ पर मिल सके। तो यही जो कन्फ्यूज़न है लोगों को समझ में नहीं आता है ये प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड आउट करता है। तो इको को अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट है। फिर उसके ऊपर अगर आप प्राइसिंग के ऊपर देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है वो 6.5 लाख का एक्स शोरूम प्राइसिंग है, यानी कि लगभग 7.5 लाख के आसपास इसका जो है ऑन रोड प्राइस पड़ता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इको से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी पड़ती है, लेकिन उस जैसा यहाँ पर जो लुक दिया गया है वैसे उसके मुकाबले बहुत ही अच्छा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सामने की तरफ प्रोजेक्टर लैम्प और लुक बहुत अच्छा मिलता है। जो है रैपर ऑन लाइट्स है, ना कि बहुत बेसिक है। हुड लाइन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रीजेस देखने को मिलने वाली है, और ऊपर से जो साइड की प्रोफाइल है वेल प्रोपोर्शन लगती है, ना कि अजीब सी बॉक्सी शेप लगती है। क्रीजेस अच्छे हैं साइड में, विंडो लाइन भी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर जो रियर का प्रोफाइल भी है उतना जो है आपको बॉक्सी नहीं लगने वाला। रैप अराउंड आपको टेल लाइट दिखेगी। तो यहाँ पर जो ओवरऑल शेप है इस गाड़ी की वो बहुत ही अच्छी दी गई है। तो मुझे तो शेप के मामले में ठीक लगती है, उतना जो है वो अजीबपन नहीं लगता जितना इको में लगता हो। लेकिन अर्टिगा एक वेल प्रोपोर्शन गाड़ी है, तो उसके मुकाबले भी लुक्स जो है काफ़ी ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर आपको जो है जो एक कहने को एक तरह से ये एसयूवी जैसा इसमें क्लैडिंग वगैरह दी गई है, तो वहाँ पर जो लुक है, जो रूफ रेल्स भी दी गई हैं, थोड़ा बहुत जो लुक है वैसा इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो लुक के मामले में डेफिनेटली एक इको से स्टेप्ड आउट है। हाँ, अर्टिगा से थोड़ा सा नीचे लगेगा, लेकिन फिर भी आपको लुक में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आने वाली। अब चलते हैं अंदर, जो कि इसका मेन है प्रैक्टिकलिटी का जो ऑप्शन है। यहाँ पर जो स्पेस है ये सबसे पीछे करके रखी है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो बहुत ही अच्छा स्पेस दिया। अगर कोई भी गाड़ी में नहीं है इतना स्पेस आता, स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ, लेकिन
ये थोड़ी सी लालच हो जाएगा मेरे लिए स्पेस के लिए, क्योंकि पिछले लोगों के लिए भी तो स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पर जितना मुझे स्पेस चाहिए उतना मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना स्पेस ले लिया क्योंकि मैंने जैसे बताया 5.8 इंच की जो हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस इतना मैंने ले लिया है। यहाँ पर नीचे मैं अच्छे तरीके से जो है टांगे हिला सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। मेरे लिए एसी वेंट भी दिया गया है, यहाँ पर कंट्रोल भी दिए गए हैं। तो हाइट जो है इसकी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं टर्बन पहनता हूँ, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो जो हाइट है इसकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, थाई सपोर्ट और भी अच्छा हो सकता था। और यहाँ पर भी आपको पीछे की तरफ ये हेड रेस्ट जो होते हैं एडजस्टेबल दिए गए हैं। तो चलते हैं आप थर्ड रो पे, जहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये जो डोर्स हैं वो काफ़ी वाइड खुलते हैं, ये काफ़ी स्ट्रेट ही है, उतना स्ट्रेट नहीं है लेकिन काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, जैसे आप देख रहे हो जगह काफ़ी है। तो यहाँ पर अब अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आगे करो और ये खुल जाता है। तो अंदर जाने के लिए स्पेस की कमी नहीं है। अब ऐसा है कि यहाँ पर स्पेस मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, कम से कम इतना स्पेस है, टांगे मैं फैला सकता हूँ। थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है लेकिन ओके है, नीची है बट ठीक है, अपने मेरे लिए तो काम ये करेंगी। बट यहाँ पर आपको जो है अपना आर्मरेस्ट वगैरह मिलता है जो कि व्हील आर्चेस के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर अपनी जगह दी गई है, आपको मोबाइल रखने के लिए थोड़ी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग सॉकेट भी मिलने वाला है। और मेरे लिए अलग से यहाँ पे जो है ये एसी वेंट्स और यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल्स है वो मिलने वाले हैं। और खिड़की का साइज़ भी उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी ठीक दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इतनी सी जगह में जो सब 4 मीटर कैटेगरी में जगह निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर ना इसका एक और फ़ायदा है इस गाड़ी का। चलो तीसरे रो तक आपने बंदे तो बिठा लिए, लेकिन अगर बंदे ना हो तो यहाँ पर आपको जगह भी अच्छी खासी मिलने लगी। अगर ये तीनों रो ऊपर हो तो यहाँ पे लगभग 100-150 के आसपास जो है स्पेस मिल सकती है आपको लीटर के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पेस बहुत कम है। प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, बैग ही आप रख सकते हो कोई छोटे मोटे, वरना और कुछ नहीं रख सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक अलग से कैरियर लगाना पड़ेगा अगर 7 लोग जाके जो है जाते हैं एक साथ कहीं निकलते हैं। लेकिन वो बात की बात है कि 7 लोग आराम से इसमें चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे वो आगे मैं ड्राइविंग में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो ये सीट्स है वो पूरी तरह फोल्ड हो जाती हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 400 लीटर से ऊपर का जो है स्पेस मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 650 के आसपास लीटर का जो स्पेस मिलता है। अगर आप जो है इसकी सेकंड रो भी गिरा दोगे तो जो स्पेस है अंदर का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सीट्स भी जो है निकल के बाहर आ जाती हैं और आप इसे अलग से एक थैले में भी रख सकते हो, जो कि एक तरह से बैग कैलूम है, वहाँ पे भी रख सकते हो। और वहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी इसको निकालने और लगाने में। और थर्ड रो जो है आप पूरी तरीके से अपने घर पे रख सकते हो, फिर लगा भी सकते हो। और यहाँ पर जो उसके बाद स्पेस भी आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, फ्लैट आउट है अगर आप इन दोनों सीटों को निकाल देते हो। और उसके बाद जो सेकंड रो है वो पूरी तरह आगे हो जाती है और एक जो सीट जो है वो फ्लिप्ड आउट भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छी दी गई है। तो स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो इस प्राइस टैग में और एक तरह से पूरे प्रैक्टिकलिटी स्कोर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो यहाँ पर जो है इसे काफ़ी अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डैशबोर्ड वो थोड़ा सा आपकी विंड स्क्रीन के पास में है, वो होना भी ज़रूरी है क्योंकि इंजीनियर्स ने जगह निकालने के लिए ये काम किया गया है। और अगर आप बाहर से भी यहाँ पर देखोगे तो जो साइड प्रोफाइल है वहाँ पर आपको डेफिनेटली ये देख के एहसास होगा कि जो इंजन कंपार्टमेंट है वो काफ़ी छोटा दिया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो कैबिन के अंदर करी गई है। इसी की वजह से जो एक इंजीनियर्स ने यहाँ पर काम करा है एक पॉइंट को लेकर, और डेफिनेटली वो यहाँ पर एक बजट गाड़ी को लेकर करा गया है और स्पेस की और प्रैक्टिकलिटी निकालने के लिए करा गया है। प्लास्टिक क्वालिटी ओके है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन देखने में डैशबोर्ड भी ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर आपको 8 इंच का मीडिया नैम मिलता है जो कि क्विड से ही लिया गया है, तो कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। एप्पल का एंड्रॉइड ऑटो मिलते हैं, नीचे थोड़े बहुत कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे एसी के कंट्रोल। और यहाँ पर जो है आपको
कंपार्टमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, बॉटल होल्डर यानी कि थोड़े छोटे वालों के लिए, और यहाँ पर अलग से आपको कूल ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक ऊपर स्पेस दी गई है ग्लव बॉक्स की और एक नीचे दी गई है। और यहाँ पर आपको एलईडी पूरा क्लस्टर दिया गया है जो कि क्विड जैसा ही दिया गया है। पहले इसमें आया था, फिर वो क्विड में आया था। लेकिन यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में जो स्टीयरिंग है उसमें आपको कमी दिखती है, वो है ऑडियो कंट्रोल्स की, जो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स करने में चलते हुए तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए, तो थोड़ी सी अच्छी सुविधा होती। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर वो बहुत अच्छी तो नहीं, सॉलिड फील तो नहीं करती, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिस प्राइस टैग पे आ रही है तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी ठीक लगती है। यहाँ पर जो सीटिंग है ओके है, जो थाई सपोर्ट वगैरह है, साइड बोस्टिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पर लोअर बैक जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम जरूर दिया गया है। बस यहाँ पर यही थोड़ी बहुत कमी है, बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी ठीक लगती है मुझे। काफ़ी स्पेस के मामले में तो पूरे स्कोर है, प्रैक्टिकलिटी के मामले में अब इसे चला के भी देख लेते हैं कैसी है। जो ड्राइवर है वो 1.0 लीटर के इंजन के साथ आती है, जो कि नेचुरल इंस्पायर्ड इंजन है और डुअल वीवीटी के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो इंजन है वो आपको 72 bhp और 96 न्यूटन का टॉर्क निकाल के देता है। जो पावर फिगर्स है आपको उतने बेहतरीन तो नहीं लगने वाले, क्योंकि ये 4 मीटर तक लंबी गाड़ी है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप जो है थोड़े से हैवी इंजन चलाने के शौकीन रहे हो, करीब 1200 सीसी या 1000 सीसी भी, वो भी दूसरी गाड़ियों में जो कि इससे हल्की है या इससे बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी छोटी है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली फील करोगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो इंजन की पावर है वो आपको थोड़ी सी कम जरूर लगने वाली है। लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत लगे, क्योंकि ये डुअल वीवीटी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अब ये जो डुअल वीवीटी टेक्नोलॉजी है ये इनके इंटरनेशनली बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ये इंजन भी, क्योंकि ये वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंजन है इन रेनो लाइनअप में, जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल है। अब यहाँ पर है क्या कि जो इंजन का रिस्पॉन्स होता है वो आपको हर टैप में मिलता है, ऐसा नहीं कहीं पे भी डिले हो, ऐसी चीज़ नहीं है। ये रेव करने को तैयार रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो इंजन है वो आपको काफ़ी बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस ज़रूर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉडी स्ट्रक्चर इसका बल्गी है, हैवी है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ पावर थोड़ी सी और होती तो थोड़ा सा बेहतर होता। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, अगर आप जो है बहुत नॉर्मल ड्राइवर हो, आपको पावर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इतने एंथुसियास्ट नहीं हो, तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी ये इंजन जो है वो निराश नहीं करेगा, यानी कि आपको कहीं पे भी वो आपको दुखी होने का मौका नहीं देगा कि आपने जो है ये इस इंजन में इन्वेस्ट करा है। लेकिन आगे बात करें तो इस इंजन को रेव होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं बता रहा हूँ, रेव फ्रेंडली इंजन है, तो आप आराम से 6000 आरपीएम तक रेव कर सकते हो। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे इंजन जो है स्ट्रेस ले रहा हो। तो जैसी जैसी आरपीएम बढ़ता जाता है उतना रिफाइंड होता जाता है। और लो एंड में थोड़ा सा पता चलता है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, स्टार्ट करने में पता चलता है कि हाँ 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी सी हार्शनेस तब पता चलती है। लेकिन उसके बाद चीज़ें जो है अच्छी होनी चली जाती है। जितना आप रेव करते हो उतना स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने लग जाता है। 2000 आरपीएम के बाद तो इसका जो इनिशियली एकदम से जो है थोड़ा सा पुल लेती है गाड़ी, लेकिन रेव होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाते। अगर उसके बाद चली गई है तो आराम से 4000 आरपीएम तक क्रॉस कर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो है थोड़े से एक्सपेक्ट आ रहे हैं इस इंजन कैरेक्टर के। और साथ में जो है 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। अब ये जो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है ये शिफ्ट करने में उतना ज़्यादा स्लीक तो नहीं है, लेकिन ओके है कि आपको पता लगता है कि कहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप बेसिकली इसका प्राइस सेगमेंट और एक तरीके से आप इसका जो
मार्केट टारगेट समझ पाएंगे तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। इवन काफ़ी उनसे भी बेटर है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बात कर रहा था मारुति सुजुकी इको से, तो उससे तो काफ़ी बेटर जो है ये काम करता है। लेकिन बात करें आगे कि यहाँ पर आपको और क्या क्राइटेरिया मिल रहे हैं, तो जो गियर बॉक्स है उसका जो गियर रेशियोज़ है वो बहुत ही शॉर्ट दिया गया है। जी हाँ, गियर रेशियो बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो आपको जो रेव बैंड है वो पावर है हर जगह चाहिए होती है, तो गियर रेशियोज़ भी शॉर्ट कर रखे हैं क्योंकि आपको हर टाइम पे ये जो इस इंजन से पावर निकालनी है, रेव जल्दी कराना है, तो इसीलिए जो है वो जो गियर रेशियोज़ है शॉर्ट करे गए हैं। क्योंकि कई बार अगर आप इस पर लोड लेके भी चलोगे तो जो रेशियोज़ हैं उनका परफेक्ट बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसलिए शॉर्ट दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आप 6 से 7 बंदे भी बिठा सकते हो आराम से, तो कहीं में भी आपको प्रॉब्लम नज़र ना आए इसलिए दे रखे हैं। तो अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी मतलब कैपेसिटी जो बता रहा हूँ 7 पर्सन्स की कैपेसिटी है वहाँ पर कैसा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको अगर एसी के साथ चल रहे हो तो ज़रूर पावर में कमी लगेगी, इंजन में कमी लगेगी कि हाँ थोड़ा सा इंजन जो है दबके चल रहा है। लेकिन आप गियर डाउन करते हो तो थोड़ा सा इनिशियल पुल भी मिलता है, लेकिन ओके है उसके लिए। और उसके बाद आपको कहीं पे भी ओवरटेक करना हो तो आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, 5 से चौथे पे आना पड़ेगा शिफ्ट जो कि है आपको ओवरटेक करने के लिए। लेकिन क्रूजिंग के लिए यहाँ पर जो गियर रेशियोज़ है वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। अब सेगमेंट थोड़ा सा नीचे वाला है तो वहाँ पर आपको उस हिसाब से इतना बेहतरीन नॉन स्ट्रेस लेवल फ्री लेवल मिलेगा, हाई स्पीड पे आप क्रूज़ कर पाओ ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ 7 बंदे बिठा के आराम से क्रूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट बस आपको अगर चढ़ाई वगैरह हो तो वहाँ पे थोड़ा सा गियर डाउन करना पड़ेगा और थोड़ा सा इंजन पे स्ट्रेस ज़रूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस यही है कि अगर यहाँ पर अगर इंजन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आप सेटिस्फैक्ट हो कि इतना इंजन भी आपके लिए पावरफुल है, अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आने वाली है। तो मेरा बस यही कहना है कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हो रेनो से, क्योंकि अभी इनके लाइनअप में एक और इंजन ऐड ऑन होने वाला है जो कि 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 100 PS की पावर तक जनरेट करता है, जो कि मैग्नेट और अभी हाल ही में आने वाली रेनो की एक मैग्नेट की ही एक कैले जुड़वा बहन आने वाली है, तो वहाँ पर उनमें भी ऐड ऑन होने वाला है। अगर वो ऐड ऑन कर देते हैं, इस पर कुछ प्राइस जो है थोड़े से एक्स्ट्रा लेके जो है ऐड ऑन कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर फिर रेनो ड्राइवर के अंदर कोई थोड़ी सी कमी लगेगी पावर के अंदर भी। तो मेरा बस यही कहना है कि मुझे 7 सीटिंग कैपेसिटी के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आई जितना मैंने सुना था। लेकिन हाँ, आपको जरूर गियर पे काम करना पड़ेगा, ओवरटेक करने में ओवरटेक के लिए पेशेंट रखने पड़ेंगे, आपको प्लान करना पड़ेगा कि ओवरटेक कब करने हैं। तो यहाँ पे बस यही थोड़ी बहुत दिक्कत है। लेकिन ऐसा है कि मैंने इतने ड्राइवर्स देखे हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लोगों को पावर से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट बस इतना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी जो है आराम से क्रूज़ कर जाए, अपनी गाड़ी चले जाए, एवरेज निकाल के दे दे और काम ख़त्म। तो उस लिहाज से जो काम है इसका वो काफ़ी बेटर है। अब बात ऐसी करें कि यहाँ पर आपको जो बाकी ड्राइवेबिलिटी वो कैसी लगती है। हालांकि गाड़ी बड़ी है तो वहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग जो सेटअप है या सस्पेंशन सेटअप है उसको बहुत ही ध्यान से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है कंपनी एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ऐसा है कि सस्पेंशन सेटअप की बात करें पहले तो सस्पेंशन सेटअप यहाँ पर माइनर से स्टिफ कर रखे हैं। हालांकि रेनो जो है वो काफ़ी वेल ट्यून जो है जो डेवलप करता है ये सस्पेंशन सेटअप, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी मेच्योरली वर्क करते हैं, स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा आपको वर्टिकल मूवमेंट्स नहीं देते। कॉर्निंग पे थोड़ा सा बॉडी रोल तो है ही है इसके अंदर, क्योंकि बल्गी जो है थोड़ी गाड़ी है तो बॉडी रोल जरूर मिलता है। लेकिन ऐसा सस्पेंशन सेटअप काफ़ी स्टेबल रहते हैं। बम्प्स जो है लो एंड पे आपको थोड़े से हार्श लगेंगे, थोड़ी सी थर्ड नॉइज़ भी अंदर आती है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा सा फ्लोटी एहसास हो, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी थर्ड नॉइज़ आती है। लेकिन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो मुझे
सस्पेंशन सेटअप से बस इतनी थोड़ी सी शिकायत है कि जो थर्ड साउंड है ना वो ना आए। बस जो परफॉर्मेंस है बाकी वो सही है, क्योंकि ऑन हाई स्पीड पे भी ये वर्टिकल मूवमेंट्स नहीं देते। फ्यूल इकॉनमी की भी बात करें तो यहाँ पे फ्यूल इकॉनमी जो है इसकी इतनी बेहतर तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी बताता हूँ। जो ऑलमोस्ट क्लेमेबल है वो लगभग 18 से 19 के बीच में है। तो यहाँ पर जो फ्यूल इकॉनमी आपको मिलती भी है इन सिटी में तो थोड़ी सी कम हो जाती है, लगभग 11 के आसपास मान ले, 11-12, और कम भी हो जाती है क्योंकि आपको बार बार जो है ये कहीं ट्रैफिक में अगर चलना होता है तो आप 10 तक मान के चले, जो हार्डली गिर सकती है। अब जो हाईवे की है, हाईवे पे इतनी इम्प्रेस तो नहीं करा, लेकिन फिर भी 17 साढ़े 17 तक आराम से दे देगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप फुली लोडेड करके चल रहे हो, 7 पीपल के साथ चल रहे हो, तो 17 तक की माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, 18 जो के ऊपर की जो माइलेज है वो आपको तभी अच्छी लगेगी जब आप जो है इस पर लोड कम लेके चलोगे और स्ट्रेस फ्री होके चलोगे। लेकिन इंजन का स्ट्रेस फ्री सेक्टर भी जो है आपको उतना वो बेहतर नहीं मिलने वाला जितना जो है आपको वो दूसरी गाड़ी में मिलता है, यानी कि जो अर्टिगा में मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस फ्री वाला जो क्राइटेरिया है, आप इसको सिर्फ हार्डली 70 से 75 के बीच में चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ्यूल इकॉनमी मिलेगी। लेकिन उससे ऊपर जाते सारी इंजन जो है 3000 आरपीएम के ऊपर जो है रेफ करता है 1995 के आसपास, तो वहाँ पे आपकी फ्यूल इकॉनमी भी गिर सकती है। तो यही थोड़ा सा इशू है कि गियर रेशियो शॉर्ट होने की वजह से आप ज़्यादा हाई स्पीड पे क्रूजिंग नहीं कर सकते। ड्राइवर की अगर कैबिन इंसुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो इंजन की नॉइज़ है वो आपको 3000 आरपीएम के ऊपर जाते सारी अंदर आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ इंजन चल रहा है, इतनी एनॉइंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली फील होगा कि बजट गाड़ी है, तो उस हिसाब से जो एनवीएच लेवल्स हैं या रिफाइनमेंट है वो आपको ओके लगने वाले हैं। उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेटली एक बजट गाड़ी का एहसास होगा। यहाँ पर ड्राइवर की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, सॉफ्टली वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि सामने की तरफ आपको डिस्क और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इस प्राइसिंग पे इतनी ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर पाना सही है। और बात करें स्टीयरिंग सेटअप की, तो स्टीयरिंग सेटअप यहाँ पर ऐसा है कि आपको सिटी ड्राइविंग में बहुत लाइट फील कराएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको इसमें वेट आना लग जाएगा, लेकिन हायर स्पीड पे आप इसको पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। बल्कि गाड़ी है तो यहाँ पर आपको 100-110 के आसपास, 100 के आसपास ही आपको थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज़ मिलेगा, क्योंकि कहीं पे अगर सीधी रोड हो तो इतना नहीं मिलता, लेकिन अगर आप थोड़ी कर्वी रोड पे जा रहे हो, थोड़ी ऊपर नीचे रोड्स है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे फील होगा कि और भी कॉन्फिडेंस होता तो अच्छा रहता। लेकिन ऐसे मैंने आपको बताया है कि जो मारुति सुजुकी इको है वो तो बहुत ही बेसिक है, उसको आप ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन उसका डेफिनेटली अपग्रेड है। आप डेफिनेटली बेटर स्पीड पे जो है क्रूजिंग कर सकते हो। 90-95 तक 90 तक तो बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है इसको क्रूज़ करने का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ पर वैसे इतना ही है कि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अगर प्राइसिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि रेनो ट्रैवर जो है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो मारुति सुजुकी इको है और जो अर्टिगा के बीच की प्राइसिंग इसमें दी गई है परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि जहाँ पे इको का प्राइसिंग जो है टॉप एंड का ख़त्म होता है, वहीं पे इसका जो है बेस मॉडल का स्टार्ट होता है, और वहीं पे अर्टिगा का जहाँ बेस मॉडल का जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे ही जो इसका कुछ कम प्राइसिंग पे इसका जो है टॉप एंड का एंड हो जाता है। तो जहाँ पर आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, थर्ड रो तक एसी वेंट्स, और आपका जो है थर्ड रो में भी स्पेस काफ़ी ठीक ठाक सा है, आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और जहाँ पे आपको जगह की ज़रूरत है वो भी सब प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हैचबैक कैटेगरी को भी टक्कर देती है कहीं ना कहीं जाके, लेकिन वैसा रिफाइनमेंट लेवल नहीं है। तो ट्रैवर जो है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पैसे खर्च कर नहीं सकते, एक अच्छा सीटिंग कैपेसिटी के लिए और अच्छा प्रोडक्ट चाहते हो, इको जैसा कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं चाहते जो कि जिसकी कमर्शियल इमेज हो, जहाँ पे आपको अच्छी खासी 7 सीटिंग की प्रैक्टिकलिटी का ऑप्शन मिलता है। सातों सीटें जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपको अगर ओकेजनली भी यूज़ करना हो तो भी बहुत अच्छी है, अगर कभी रिश्तेदार आ जाते हैं उनको लेके जाना हो तो डेफिनेटली अच्छी है। कि घूमने जाना हो जिनके साथ साथ अगर आप कुछ अच्छा साथ में कंपनी लेके चलना चाहते हो, दोस्तों को साथ लेके जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली जो ड्राइवर है उस बजट में वो आपको पूरा का पूरा एक फीचर लोडेड और एक पूरा जो है प्रैक्टिकलिटी का ऑप्शन दे रही है। ये थी हमारी वीडियो रेनो ड्राइवर पे। कैसी लगी आपकी वीडियो बताना, जो कमेंट सेक्शन में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव।